हेलो फ्रेंड्स, डीपीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ये आईसीएआर का पेपर है जो 10 जुलाई सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, इसमें जितना भी मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया है उसका सोल्यूशन आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, चलिए फिर हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 में सोने की कीमत दिखाने वाला एक पाई चार्ट दिया गया है। चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, देखिए ये जो ग्राफ है पाई चार्ट, इसमें आप लोग को दिख नहीं रहा होगा क्लियरली, तो इसलिए मैंने इसका यहाँ पे लिख दिया। जैसे 2018 में 40 डिग्री है, 2019 में 60 डिग्री, 2020 में 75 डिग्री। ठीक है, इसलिए जितना भी दिया हुआ है सारा मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है 2019 से 2020 तक सोने की कीमत में प्रतिशत वृद्धि का 2021 से 2022 तक सोने की कीमत में प्रतिशत वृद्धि से अनुपात कितना है, ये निकालना है। ठीक है, तो 2019 से 2020 में कीमत की वृद्धि कितनी हुई है? 2019 से 2020 में कीमत की वृद्धि हुई है 60 से 75, यानी 15 का वृद्धि हुआ है। तो 15/60 गुने 100 यानी 25% की वृद्धि हुई है। क्लियर है? 2021 से 2022 तक देखिए, 2021 से 2022 में यहाँ से 90 डिग्री है तो 95 हुआ है, यानी 5 डिग्री की वृद्धि हुई है। तो 5 डिग्री अपॉन 90 गुने 100। ठीक है, इसको हम काट पीट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 50/9%। फिर दोनों का अनुपात निकाल लेंगे तो 25/50 गुने 9 यानी 9:2, जो ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 5 महीनों के लिए एक व्यक्ति का औसत खर्च 7200 रुपये है और अगले 7 महीनों के लिए 7600 है। यदि वह वर्ष के दौरान 36,800 रुपये बचाता है तो उसकी प्रति माह औसत आय कितनी होगी? ठीक है, तो प्रथम 5 महीनों का कुल खर्च कितना हो जाएगा? तो 7200 गुने 5 यानी 36,000, और अगले 7 महीने का कुल खर्च 7600 गुने 7 यानी 53,200। ठीक है, तो एक वर्ष का कुल खर्च कितना हो जाएगा? तो 36,000 प्लस 53,200 यानी 89,200 रुपये, ये एक वर्ष का कुल खर्च है। ठीक है, और बोल रहा है कि एक वर्ष का बचत कितना दिया हुआ है? 36,800 रुपये। ठीक है, तो एक वर्ष की कुल आय कितनी हो जाएगी? यानी कुल खर्च जोड़ कुल बचत। ठीक है, तो कुल खर्च ये हो जाएगा, कुल बचत ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिए यानी 1,26,000 रुपया। ठीक है, तो बोल रहा है प्रति माह औसत आय क्या थी? तो यहाँ पे एक साल में 12 महीने होते हैं, तो पूरे आय में हम लोग 12 महीने से डिवाइड कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा एक माह का औसत आय। ठीक है, तो 10,500 रुपये है, जो ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 मीटर और 200 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर चलती हैं। समान दिशा में चलने पर तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 37.5 सेकंड में पार कर जाती है। अपनी पिछली चालों के समान चाल से विपरीत दिशाओं में चलने पर वे 7.5 सेकंड में एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर जाती है। तो तेज रेलगाड़ी की चाल धीमी रेलगाड़ी की चाल से अनुपात कितना है? ठीक है, देखिए दोनों रेलगाड़ियों का लंबाई दिया हुआ है टोटल। ठीक है, तो दोनों रेलगाड़ी के कुल लंबाई कितना हो गया? 250 प्लस 200 यानी 450 मीटर। और समान दिशा में चलने पर हम लोग को पता है कि दो सापेक्ष स्पीड होता है, जुड़ जाता है दोनों का स्पीड। ठीक है, तो सापेक्ष स्पीड यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पे जो समय दिया हुआ है एक दूसरे को पार करने में 37.5 है, तो समान दिशा में चलने पर सापेक्ष स्पीड क्या होगा? 450/37.5 यानी 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ये मेरा निकल गया सापेक्ष स्पीड। ठीक है, यहाँ पे ये स्पीड यहाँ पे कम इसलिए आया है क्योंकि दोनों स्पीड अगर समान दिशा में चल रही है तो दोनों स्पीड घट जाता है। क्लियर है? फिर यहाँ पे देखिए विपरीत दिशा में चलने पे सापेक्ष स्पीड क्या हो जाएगा? 450/7.5। ठीक है, क्योंकि विपरीत दिशा में चलने पे वो 7.5 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। यहाँ से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ से काट पीट करने के बाद मेरा आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो तेज रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी? इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। ठीक है, यानी 36 मीटर पर सेकेंड। और धीमी रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी, दोनों को घटा के इसमें से 2 से भाग कर दीजिए तो मेरा आ जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको आप लोग यहाँ पे आप लोग मान के भी बना सकते हैं। जैसे मान सकते हैं कि तेज रेलगाड़ी की चाल x है तो धीमी रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी y। ठीक है, तो वैसे आप लोग मान के भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिंपली है कि तेज रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी? 60 + 12/2 यानी आपको आंसर उतना ही आएगा।
ठीक है, इसमें कुछ स्टेप्स को स्किप किया गया है ताकि क्वेश्चन ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, फिर दोनों जो स्पीड है उसका अनुपात निकालना है। तो तेज का अनुपात तेज बट्टे धीमी का अनुपात हो जाएगा कितना, 36/24 यानी 12×3 = 36, 12×2 = 24, 3:2, जो ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से सबसे छोटी संख्या है जिसे 19, 20 और 25 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 5 और 10 शेष बचता है, और x और y जो संख्या है वह 24, 32 और 48 का HCF है। तो x माइनस वाई का q का मान कितना होगा, ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब इतना से भाग करने पे वो क्या हो रहा है, इतना शेष बचता है, यानी 19 - 4 यानी 15, 20 - 5 यानी 15, 25 - 10 यानी 15। ठीक है, यानी सारे से घटाने पे कितना आ रहा है, 15 ही शेष आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो क्या करेंगे हम लोग 19, 20 और 25 का LCM ले लेंगे। इसका LCM लेने पे कितना आता है, 1900। ठीक है, तो 1900 में से हम लोग 15 को घटा देंगे तो जो संख्या होगी क्या हो जाएगी, 1885 हो जाएगी, यानी वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1885। क्लियर है। फिर बोलता है कि 24, 32 और 48 का HCF। तो इसका हम लोग HCF निकाल देंगे, यानी जब हम लोग इसमें से इसको हटाएंगे तो कितना आता है, 8, यानी ये 8 आ रहा है, यानी वो जो संख्या होगी जो इसका HCF होगी तीनों का, वो या तो 8 होगा, ठीक है, या फिर उससे कोई छोटा संख्या होगा, या फिर 8 का कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, तो हम 8 से डिवाइड करके देख लेंगे तीनों में डिवाइड होता है कि नहीं। तो 8 3 = 24, 8 4 = 32 और 8 6 = 48, यानी 8 से सारे में डिवाइड हो जा रहा है। तो हम लोग को इसका मल्टीपल लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसका जो HCF क्या होगा, 8 ही होगा। या फिर आप लोग इसको डिवाइड करके भी आप लोग HCF निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो अब यहाँ पूछ रहा है कि x माइनस वाई क्यू का मान क्या होगा। तो x माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे x का वैल्यू है 1885 माइनस 8 का क्यूब यानी 512। इसको घटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1373, जो ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 60 किलोमीटर/आवर की चाल से चलना शुरू करती है और इसके चाल प्रत्येक 2 घंटे में 10 किलोमीटर बढ़ जाती है। वह कितने घंटे में 300 किलोमीटर तक चलेगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है, A और B है, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर है। ठीक है, तो देखिए वो पहले 2 घंटे में 60 के स्पीड से चलेगी ही, तो कितना डिस्टेंस तय करेगी, 120 किलोमीटर। फिर अगले 2 घंटे यानी 4 घंटे में, ठीक है, यानी 2 घंटे में तो 120 किलोमीटर चल दी, फिर अगले 2 घंटे में 70 के स्पीड से चलेगी, क्योंकि 10 का स्पीड बढ़ जाएगा 2 घंटे के बाद, तो 70 दूने 140, और वो 4 घंटे में कितना स्पीड तय कर ले। देखिए यहाँ पर भी आप लिख लीजिए, आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो, इसके लिए यहाँ पे 2 ही कर लीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट 2 आवर में, ठीक है, कितना हो जाएगा, 140 किलोमीटर हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे, यानी टोटल 4 घंटे में कितना डिस्टेंस तय कर लिया, 4 घंटे में वो 260 किलोमीटर डिस्टेंस वो तय कर लिया है। ठीक है, तो शेष दूरी बच जाती है कितना, 40 किलोमीटर। क्लियर है, शेष दूरी बच गई यहाँ पे, शेष दूरी बच गई यहाँ पे 40 किलोमीटर। ठीक है, तो 4 घंटे के बाद वो उसका स्पीड कितना हो जाएगा, 70 से 10 बढ़ जाएगा, यानी 80 किलोमीटर/आवर हो जाएगा। ठीक है, तो वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर तय करेगा, तो आधे घंटे में 40 किलोमीटर, और हम लोग को कितना का ज़रूरत है, 40 किलोमीटर का ही ज़रूरत है। ठीक है, तो वो 4 घंटे प्लस आधे घंटे, यानी वो 4.5 घंटे में वो टोटल कितना डिस्टेंस तय कर लेगा, 300 किलोमीटर डिस्टेंस मेरा वो तय कर लेगा। तो 4.5 जो ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 7/6 है तो सौदे में लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, यानी SP इज इक्वल टू CP ऑफ 7/6। क्लियर है, तो SP अपॉन CP क्या हो जाएगा, 7:6, यानी 7/6। क्लियर है, तो यदि CP मेरा 6 है तो SP मेरा कितना है, 7 है, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे, 1/6 × 100 यानी 16.2/3%, जो ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए 32 और 40 का तीसरा समानुपाती पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी निकाल लेंगे, और इसका एक फार्मूला भी होता है, वैसे भी निकाल लेंगे। देखिए ये पहला प्रोसेस है, पहले प्रोसेस में 32/40 समानुपात 40/x। ठीक है, तो यहाँ से
32x हो जाएगा, यहाँ पे 40 गुने 40 हो जाएगा, ठीक है, यानी x के बदले में निकल जाएगा 50, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और भी ध्यान रख सकते हैं, ये दोनों फार्मूला को याद रख सकते हैं कि मान लेते हैं कि दो संख्या दी हुई है a और b, ठीक है ना, तो उसका मध्य समानुपात निकालने के लिए बोले तो रूट अंडर ए बी हो जाता है, और पूछे तीसरा समानुपात क्या हो जाएगा तो बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। यानी अगर पहली संख्या 32 दूसरी संख्या 40 है तो इसका तीसरा समानुपात क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी 40 का स्क्वायर बट्टे 32, यानी 50 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 मीटर गुने 150 मीटर के एक टैंक में 1.5 मीटर गुने 1.2 मीटर की आयताकार पाइप के माध्यम से 15 किलोमीटर पर आवर की दर से प्रवाहित होती है, तो जल स्तर कितने समय में 3 मीटर तक ऊपर उठेगा, ठीक है। देखिए 3 मीटर तक ऊपर उठेगा, यानी टैंक का जो स्तर है वो 3 मीटर ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो जो मेरा टैंक है वो कैसा है, मेरा आयताकार टाइप का है, ठीक है, क्लियर है। टैंक मेरा कैसा है, आयताकार टाइप का है। तो आयत का टैंक आयताकार टाइप का टैंक है मेरा, ठीक है ना। और वो उसमें जब हाइट जब उसमें आ जाएगा तो कैसा बन जाएगा, वो क्यूबॉइडल बन जाएगा, यानी घनाभाकार बन जाएगा, ठीक है। इसको आयताकार नहीं बोल के आपको बोल सकते हैं कि घनाभाकार मेरा एक टैंक है, ठीक है, जिसका लंबाई दिया है 200 मीटर, चौड़ाई दिया है 150 मीटर और उसका ऊंचाई दिया है 3 मीटर, ठीक है ना। तो उस टैंक का हम लोग आयतन निकाल देंगे, लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट, 200 मीटर गुने 150 मीटर गुने 3, यानी 90,000 मीटर क्यूब, क्लियर है। और फिर बोल रहा है कि एक आयताकार पाइप है, ठीक है ना, उसमें पानी का स्पीड कितना है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और मेरा ये मीटर में दिया हुआ है बाकी सब चीज़, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो पानी का स्पीड क्या हो जाएगा 15 गुने 5/18, यानी 25/6 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो पाइप का आयतन 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, तो 15 यानी 1.5/10, यानी दशमलव हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे 10 आ जाएगा, गुन्ने 12, ठीक है। यहाँ पे दशमलव हटेगा तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 10 और गुन्ने 25/6, इसका हाइट हो जाएगा, ठीक है, यानी लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट, ठीक है। जब इसमें भी हम लोग हाइट को यहाँ जोड़ेंगे ये वाला, ठीक है ना, ये स्पीड जो होगा हमारा 15 मीटर 25/6, ये इसमें हाइट का काम करेगा पाइप में, ठीक है। तो पाइप का आयतन 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, तो लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट, ठीक है। जब तीनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 15/2 मीटर क्यूब, क्लियर है। तो अब टोटल टाइम कितना लगेगा, जबकि 1 सेकंड में जो पाइप है वो इतना मीटर क्यूब पानी भरता है, ठीक है ना, जबकि मेरा टैंक का आयतन कितना है, इतना है, ठीक है, 90,000 मीटर क्यूब है, और मेरा 1 सेकंड में भरता कितना है 15/2 मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा, टैंक का आयतन बट्टे पाइप का आयतन 1 सेकंड में, तो इसको जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 12,000 सेकंड, ठीक है ना। और यहाँ पे बोल रहा है कि मिनट में निकालना है, तो मिनट में निकालने के लिए 60 से भाग कर देंगे, यानी 12,000/60 यानी 200 मिनट, जो ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या में 12% की वृद्धि की जाती है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है। यानी गोला यानी स्फीयर, और स्फीयर का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², यानी क्षेत्रफल जो है, देखिए 4π तो कांस्टेंट है मेरा, r² ही मेरा वेरिएबल है, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल क्या है मेरा r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। क्षेत्रफल जो है r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, और 12% यहाँ वृद्धि दिया हुआ है, तो 12% का फ्रैक्शन क्या होता है 12/100, यानी 3/25, यानी इसका जो त्रिज्या है वो 25 से 28 हो जा रहा है, त्रिज्या क्या हो रहा है 25 से 28 हो जा रहा है, यानी क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, इसका जो 25 का स्क्वायर से 28 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो r के स्क्वायर के समानुपाती है, तो क्षेत्रफल जो होगा इसका 25 स्क्वायर से 28 स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर 625 और 28 का स्क्वायर 784, ठीक है। तो टोटल वृद्धि कितना हुआ है, तो 784 में से 625 को घटा देंगे तो यानी आ जाएगा 159, तो परसेंटेज वृद्धि निकाल देंगे 159/625 गुने 100, इसको जो लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 25.44%, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। 5.2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई, प्रत्येक 2.8 सेंटीमीटर की आधार त्रिज्या वाले धातु के 2 लंब वृत्तीय शंकुओं को एक
साथ पिघलाया गया है और एक गोले में ढाला गया है, तो गोले का व्यास कितना होगा। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि दो कोन को पिघला करके एक गोले में एक गोले में ढाल दिया गया है। क्लियर है, तो दोनों का रेडियस तो सेम है मेरा 2.8 सेंटीमीटर। तो एक का हाइट कितना दिया हुआ है 5.2 सेंटीमीटर और दूसरे का हाइट दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो फर्स्ट कोन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं 1/3 गुने पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, और सेकेंड कोन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं 1/3 गुने पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। क्लियर है, तो दोनों कोन का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा दोनों कोन का वॉल्यूम आ जाएगा। और इस दोनों कोन को पिघला करके हमको एक गोले में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है ना, तो दोनों कोन का जो वॉल्यूम है वो गोले के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी गोले का वॉल्यूम इज इक्वल टू इस दोनों कोन का वॉल्यूम। तो इस दोनों कोन का वॉल्यूम को यहाँ पे ऐड कर देंगे, पहले कोन का वॉल्यूम ये दूसरे कोन का वॉल्यूम। क्लियर है, यहाँ पे हम लोग 1/3 पाई, इसमें भी 1/3 पाई मेरा, और 2.8 स्क्वायर, यहाँ पे 2.8 स्क्वायर, ये सब कॉमन है तो इसको कॉमन ले लिए तो 5.2 + 6। ठीक है, इस तरह से जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो मेरा आता है r = 28/10 यानी 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जब रेडियस आ गया 2.8 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा गुने 2 यानी 5.6 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, यानी इसको यहाँ पे नाम तो नहीं दिया हुआ है तो नाम मान लेते हैं। ये ए कोऑर्डिनेट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है ना, के क्रम में लिए गए बिंदु डैश के शीर्ष होंगे, यानी इसमें से किसका, अगर हम लोग इसको जब डिस्टेंस फार्मूला से जब इसका जब लेंथ निकालते हैं तो इसमें से ये कौन सा फिगर बनाएगा, समलंब चतुर्भुज बनाएगा, आयत बनाएगा, वर्ग बनाएगा या फिर सम चतुर्भुज बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ए बी निकाल लिए। क्लियर है, -4 में से -14 गया कितना, और -18 का स्क्वायर 324, और 11 में से 19 गया यानी 8, -8, और -8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड किए यहाँ पे 388। और इसी तरह से हम लोग पहले ए बी का लिए, फिर हम लोग बी सी का लिए, फिर हम लोग सी डी का लिए। ठीक है ना, और फिर हम लोग क्या करते हैं कि ए सी का लेते हैं, विकर्ण हो गया। विकर्ण क्या होगा मेरा, ए सी होता है। क्लियर है, देखिए मैं आपको फिगर से समझा देता हूँ। देखिए अगर मान लेते हैं कि ये मेरा कोई फिगर है, ठीक है, ये मेरा ए बी होता है, बी सी और सी डी, और ये मेरा विकर्ण होता है ए सी और ये हो गया डी। क्लियर है, और ये मेरा हो गया बी डी, ये हो गया मेरा ए सी। ठीक है ना, तो हम लोग पहले ए बी बी सी सी डी और डी ए निकाल लिए, और फिर हम लोग विकर्ण निकाल लेते हैं ए सी और बी डी। क्लियर है, ठीक है, तो हम लोग देखते क्या है कि ए बी = बी सी = सी डी = डी ए आ रहा है। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे कि ए बी = बी सी = सी डी = डी ए आ रहा है, और मेरा ए सी जो है यानी जिसका जो विकर्ण है ए सी ≠ बी डी है। ठीक है ना, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, सारी भुजाएं और उसके विकर्ण बराबर होते हैं। क्लियर है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं और उसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, सारी भुजाएं और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। क्लियर है, और इन सम चतुर्भुज में क्या होता है, सारी भुजाएं तो बराबर होती हैं परंतु उनके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है ना, और आयत में भी क्या होता है, सारी भुजाएं तो बराबर होती हैं, इसके 2 भुजा बराबर होगा और इसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और इसका जो विकर्ण होता है वो भी बराबर होता है। ठीक है, लेकिन समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, इसमें कोई भुजा बराबर नहीं होती है, फिर बराबर होती भी है तो सिर्फ 2 भुजा बराबर होती है, बाकी 2 भुजा बराबर नहीं होती, और इसका विकर्ण भी कभी बराबर होता है, कभी विकर्ण के बराबर नहीं भी होता है। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या है कि मेरा ए बी = बी सी = सी डी = डी ए, यानी चारों भुजा बराबर है लेकिन इसका विकर्ण बराबर नहीं है, तो ये मेरा प्रॉपर्टी किसका है, सम चतुर्भुज का ये प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सप्ताह के दौरान एक टैक्सी चालक की दैनिक आय दिया हुआ है यहाँ पे क्रमशः। ठीक है,
और उस सप्ताह में उसकी औसत दैनिक आय कितने रुपये होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे औसत आय निकालने के लिए एक सप्ताह का है तो सारे आय को जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे 7 से। ठीक है, तो मेरा आ जाएगा 520 रुपया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति तांबे की पानी की 90 बोतलें खरीदता है और तांबे की 40 बोतलों को 12% के लाभ पर और तांबे की 50 बोतलों को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उन सभी को 16% के एक समान लाभ पर बेचता है तो उससे 50 रुपये कम मिलता है। तो तांबे के 90 बोतलों का क्रय मूल्य कितना होगा, ये निकालना है। तो मान लेते हैं कि एक बोतल का कीमत कितना है, 100 रुपया है, तो 40 बोतलों का उसका विक्रय मूल्य कितना होगा 12% के लाभ पे। तो यहाँ से निकाल लेते हैं 40x का 112% यानी 224x/5 रुपया, और 50 बोतलों का विक्रय मूल्य 20% के लाभ पे कितना होगा 50x का 120/100 यानी 60x। और फिर मान लेते हैं क्या बोल रहा है कि सारे बोतलों को बेच दे रही 16% के लाभ पे, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो 90 बोतलों का विक्रय मूल्य 16% के लाभ पे कितना हो जाएगा 90x का 116/100 यानी 522x/5। क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला जो बेचा है यहाँ पे एक को 12% के लाभ पे, एक को 20% के लाभ पे, तो दोनों का जो सम होगा दोनों का जो विक्रय मूल्य होगा, जो बेचा है 16% के लाभ पे उसके विक्रय मूल्य को घटा देते हैं तो मेरा 50 रुपया आता है। ठीक है, क्लियर है। यानी एक बार हम लोग बेचते हैं 12% के लाभ पे, फिर बेचते हैं 20% के लाभ पे। ठीक है ना, उसका जो विक्रय मूल्य है वो 16% के लाभ वाले विक्रय मूल्य से क्या है 50 रुपये ज़्यादा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको हम लोग इक्वेशन पे बैठा लिए, और जब हम लोग पूरे इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा x का वैल्यू आ जाएगा कितना 125 रुपये। ठीक है, यानी एक बोतल का दाम कितना है 125 रुपया है। ठीक है, तो 90 बोतल का दाम कितना हो जाएगा, तो 90 गुने 125 यानी 11,250 रुपये, जो ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इस सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पे मैंने इसको पहले यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है ना, और ये वाला जो दिया हुआ है इसको बोलते हैं लंगड़ा भिन्न बोलते हैं। ठीक है ना, लेम फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, लंगड़ा भिन्न। इस लंगड़े भिन्न को यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लिए तो मेरा कितना आता है 27/8। ठीक है, तो यहाँ पे 7 त्रिका 21 है, 22/7 ऐसे करके लिख लिया यहाँ पे हम लोग। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने अच्छे से मैंने यहाँ पे क्लियरली समझा भी दिया है यहाँ पे। ठीक है ना, अगर आप लोग को इसको समझने में दिक्कत होता है सिंप्लीफिकेशन को तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोग को अच्छे से बता दूंगा कमेंट में। ठीक है, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक समान 160 कलाई घड़ियाँ 500 रुपये प्रत्येक की दर से खरीदी। उसने परिवहन और पैकिंग पर 1520 रुपये खर्च किए। उसने प्रत्येक घड़ी का अंकित मूल्य 570 रुपये 64 पैसे निर्धारित किया। तथापि उसने अंकित मूल्य पर 6% की छूट देने का निर्णय किया। उसके द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में करने लायक नहीं है, वहाँ पे इसको स्किप करके ही चलिए। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लेंथी होने वाला है। देखिए एक घड़ी का मूल्य है 500 रुपये। ठीक है ना, तो 160 रुपये के हिसाब से इसका मूल्य कितना हो जाएगा 80,000 रुपये। इसका एक्चुअल सीपी कितना हो जाएगा 80,000 में 1520 जो इसके पैकिंग और परिवहन पे खर्च हुआ है उसको जोड़ देंगे यानी 81,520 रुपया। तो और एक घड़ी का अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है 570 रुपये 64 पैसा। ठीक है, इतना उसके घड़ी के मूल्य इसका जो अंकित मूल्य है उतना उसमें अंकित किया गया है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि एक घड़ी पे वो 6% का डिस्काउंट देता है। अगर 6% का डिस्काउंट दे भी दे तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाए तो 536 रुपया 536.4016 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको गुना करना फिर इसको डिवाइड करना यहाँ पे बहुत ही मतलब टेडियस वर्क है ये। ठीक है ना, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करके चलेंगे वहाँ पे एग्जाम में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, इसको गुना करेंगे, यहाँ पे गुना करके 100 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 536.4016। क्लियर है। और इसका जो ऑप्शन भी दिया हुआ है बहुत ही करीब करीब दिया हुआ है। ठीक है ना, इसीलिए इसको हम लोग मतलब ओवर क्या बोलते हैं उसको राउंड फिगर करके भी नहीं बना सकते इसको हम लोग। क्लियर है। फिर यहाँ पे एसपी ऑफ 160 घड़ी, एसपी कितना हो जाएगा इतना के रेट से, यानी एक घड़ी का विक्रय मूल्य इतना है
तो 160 घड़ी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें हम लोग 160 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 85,824 रुपया, ठीक है ना, और 256 पैसा हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, यानी 0.256। क्लियर है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इसमें से जो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को हटा देंगे, यानी 4,304 रुपया 2.256। तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 4,304.256 बट्टे 81,520, 1900 बट्टे दशमलव हटेगा तो नीचे आ जाएगा 3 जीरो, ठीक है ना। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 5.28%, जो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 75 मीटर ऊंचाई के एक मंदिर के दोनों ओर एक एक व्यक्ति क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर इसके शिखर को देखते हैं, ठीक है ना। तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी होगी, ये निकालना है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए हम लोग एक चीज़ पता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना, अगर दो व्यक्ति एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है ना, और दोनों का जो उन्नयन कोण है यानी एंगल ऑफ एलिवेशन है वो मेरा x डिग्री है और ये y डिग्री है। अगर जो यहाँ पे जो ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पे जो हाइट है, इस हाइट से जो डिस्टेंस है a है और a का डिस्टेंस b है, ठीक है ना। अगर x प्लस वाई का वैल्यू मेरा 90 डिग्री है तो मेरा जो हाइट होगा ये हाइट मेरा होगा √a इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे मेरा हाइट नहीं पूछ रहा है, यहाँ मेरा हाइट दिया हुआ है, ठीक है ना। मेरा ये डिस्टेंस पूछ रहा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है ना। तो मैंने इसके पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इसको आप लोगों को याद रखना है हमेशा कि अगर ये ट्रायंगल है मेरा, इस ट्रायंगल में ये 60 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो जो हाइट है मेरा उस हाइट का जो ऑलवेज मान कितना होगा, √3 होगा। क्लियर है। और इस हाइट से जो फर्स्ट जो एंगल है 60 डिग्री उसका जो डिस्टेंस होगा 1 मानेंगे, और यहाँ से 45 डिग्री का मान मानेंगे √3, और यहाँ से हम लोग 30 डिग्री का मान मानेंगे 3। क्लियर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, देखिए हाइट से लेकर 30 डिग्री का दूरी मानते हैं 3, यहाँ पे 3 ले लिए यहाँ से, ठीक है ना। और इसी हाइट से 60 डिग्री का दूरी कितना है मेरा 1 है। क्लियर है। और हमेशा बोले हैं कि हाइट को कितना मानना है, √3 मानना है, ठीक है ना। यानी कि √3 इज इक्वल टू का √3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 + 1 4, यानी 4 का डिस्टेंस हमको निकालना है। 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 75 बटे √3 गुने 4। क्लियर है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 100√3, जो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं, मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 30 आदमी 84 मीटर लंबी दीवार 9 दिनों में बना सकते हैं तो 45 आदमी 4 दिनों में कितनी लंबी समान दीवार बना सकते हैं। क्लियर है। तो इसका एक फार्मूला होता है कि M1 यानी कितना आदमी है, M1 इंटू D1, यानी ये मेरा हो गया डे, यानी कितना दिन काम करता है, बट्टे टोटल वर्क, ठीक है, इज इक्वल टू M2 इंटू D2 अपॉन W2। यहाँ पे जो M है मेरा, देखिए M हो गया मेरा मैन, ठीक है, डे हो गया यहाँ पे डे, यहाँ पे W हो गया यहाँ पे वर्क। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे। पहले में क्या है मेरा 30 है, फिर डे में कितना है 84 है, नहीं मेरा वर्क है मेरा 84 मीटर लंबी दीवार, और यहाँ पे दिन कितना है मेरा 9। क्लियर है। इसको यहाँ पे पुट कर दिए, फिर इसका यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे आदमी कितने हैं 45, और वो कितना दिन काम करता है 4 दिन में काम करता है, तो वो कितना लंबी मीटर दीवार बना लेगा, तो मान लेते हैं कि वह 1 मीटर लंबी वो दीवार बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू आ जाएगा 56 मीटर। क्लियर है, जो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.25% प्रति वर्ष की दर से 9 महीने में 24,000 की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है PRT/100। यहाँ पे P हो गया प्रिंसिपल गुने यहाँ पे टाइम। यहाँ पे टाइम देखिए 9 महीने दिए हुए ना कि 9 साल, तो महीने को हम लोग साल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 9 में 12 महीने से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये साल में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ पे 4.5 इसका रेट हो गया और बट्टे 100, और इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 765 रुपया। क्लियर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग के एक प्रश्न में
भाजक भागफल का 9 गुना और शेषफल का 7 गुना है। यदि शेषफल 45 हो तो भाज्य कितना होगा, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। तो भाजक को मान लेते हैं d और भागफल को मान लेते हैं q और शेषफल को मान लेते हैं r। ठीक है ना। तो भाजक क्या दिया हुआ है, यानी d इज इक्वल टू दिया हुआ है 9 गुने भागफल यानी 9 गुने q यानी 9q, यानी d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9q हो जाएगा। ठीक है, और एक बार क्या बोल रहा है कि वो जो भाजक है वो शेषफल का 7 गुना है। तो फिर भाजक क्या हो जाएगा, शेषफल मेरा 45 है तो 45 गुने 7 यानी भाजक मेरा कितना आ गया 315 आ गया। क्लियर है। तो यहाँ से जो मेरा क्यू निकाल सकते हैं कि वैल्यू, जब मेरा भाजक मेरा पता चल गया 315 तो यहाँ से हम लोग क्यू तो निकाल ही सकते हैं, यानी क्यू इज इक्वल टू d अपॉन 9 यानी भाजक बटे 9। तो भाजक मेरा कितना है 315, इसमें 9 से डिवाइड कर देंगे यानी क्वोशेंट कितना आ गया मेरा, भागफल कितना आ गया 35। ठीक है, अब इसी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 11,070, जो ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 36 दिनों और x दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक साथ कार्य करते हुए वह उसी कार्य को 20.4/7, यहाँ पे 4/7 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है 20.4/7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो x का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी a काम करता है 36 दिन में। ठीक है ना, और a प्लस b काम करता है 144/7 दिन में। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, फ्रैक्शन को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, दोनों में। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लास्ट में हम लोग को 7 से डिवाइड भी करना होगा। ठीक है, तो इस दोनों का यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया 252 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया 144 आ गया। इस दोनों का यहाँ पे एलसीएम आ गया 1008। ठीक है ना, यानी 252 चौके 1008 और 144 सत्ते 1008। ठीक है, क्लियर है। यानी ए प्लस बी मिलकर काम करते 7, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना आ गया 7 आ गया, और ए का एफिशिएंसी आ गया 4। तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 7 में से 4 को हटा देंगे यानी 3 आ गया, बी का एफिशिएंसी हो गया 3। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा 1008/3, और यहाँ से हम लोग 7 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे हम लोग 7 से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, यानी 48 दिन में वो बी अकेले काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। 2 क्रमिक छूटों के बाद 4500 के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 3,132 रुपये पर उपलब्ध है। यदि दूसरी छूट यदि 13% है तो पहली छूट कितनी होगी। क्लियर है। तो मान लेते हैं पहली छूट मेरा x डिग्री है। ठीक है ना, तो मेरा जो यहाँ पे अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है 4500, यानी 4500 का 100 माइनस x/100, और दूसरी छूट कितनी है 13%, यानी 100 माइनस 13/100 इज इक्वल टू मेरा विक्रय मूल्य कितना आता है 3,132 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे पूरे को, ठीक है ना, तो मेरा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 20%, यानी जो पहली छूट में कितनी थी 20% थी, और दूसरी जो क्रमिक छूट है वो 13% हो जाएगी। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है एक। ठीक है, यदि वृत्त अतिव्यापन करते हैं और 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो 2 स्पर्श रेखाएं दोनों वृत्तों के लिए उभयनिष्ठ होंगे। ठीक है, देखिए पहला फिगर मैंने बनाया है उसके लिए। यदि दोनों फिगर क्या होता है ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है ना, तो इसमें सिर्फ 2 ही होगा जो क्या होगा, जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा, यानी दोनों पर टच करेगा। वो स्पर्श रेखा दोनों में से यही दोनों होगा जो एक दूसरे पे वो टच करेगा। क्लियर है। देखिए फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन, दूसरा स्टेटमेंट पे। यदि वृत्त पृथक है, यदि जो वृत्त है वो पृथक है यानी प्रतिच्छेद नहीं करता है तो 4 संभावित उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, देखिए ये एक वृत्त हो गया और एक ये वृत्त हो गया, और दोनों एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, टच नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो देखिए एक तो ये खींच सकते हैं और एक ये 2 हो गया, और ऊपर से एक 3, एक ऊपर से ये 4। ठीक है, यानी 4 स्पर्श रेखाएं हो जाएंगे। क्लियर है। फिर बोलता है तीसरे स्टेटमेंट में, यदि 2 वृत्त केवल एक बिंदु स्पर्श करते हैं जहां एक वृत्त अन्य वृत्त के अंदर है तो दोनों वृत्तों के की केवल एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, इसको देख लीजिए यहाँ पे एक मेरा ये बड़ा वृत्त है और उसी के अंदर एक वृत्त है जो एक ही बिंदु पर स्पर्श करता है। ठीक है ना, तो इस दोनों का जो स्पर्श रेखा होगा यही एक होगा, और कोई संभव स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा संभव नहीं है। ठीक है, क्लियर है। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा 3 सही हो जाएगा, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सही है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक चौथाई दूरी तय करती है और शेष दूरी का आधा भाग 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष दूरी जो है 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। तो पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल कितनी है, इसको 2 स्थानों तक पूर्णांकित करना है। क्लियर है? देखिए यहाँ पे पहले बोला कि एक चौथाई, फिर बोला है कि आधा, यानी 1/4 यानी 1/2। तो हम लोग मान लेते हैं कि 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है 8, ठीक है ना। तो दूरी को मान लेते हैं 8 का मल्टीपल यानी 800 मान लेते हैं, ताकि हम लोग को आगे मतलब वो गुना भाग करने में या फिर कैलकुलेशन करने में आसानी हो। क्लियर है? तो पहला जो डिस्टेंस है वो 45 किलो पहला जो मेरा जो डिस्टेंस होगा वो तय करता है 45 किलोमीटर के स्पीड से, ठीक है। 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय करता है एक चौथाई, यानी 800 का एक चौथाई यानी 200 किलोमीटर, ठीक है। दूसरा जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो तय करता है यानी शेष दूरी का। तो 800 में से 200 चला गया, 600 बचा, 600 का आधा भाग यानी 1/2 यानी 300 किलोमीटर वो तय करता है 60 के स्पीड से। तो बाकी कितना बच गया, 200 या 300 500 यानी बच गया 300, यानी 90 के स्पीड से वो कितना दूरी तय करता है, 300 किलोमीटर वो तय करता है। क्लियर है? तो औसत चाल यहाँ से निकाल देंगे। औसत चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। यानी 800 बट्टे पहला जो स्पीड है वो 200, 200 बट्टे 45, दूसरा जो स्पीड है 300 यानी 300 बट्टे 60, और तीसरा जो स्पीड है 300 बट्टे 90। क्लियर है? जब हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 62.61, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, जो ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो पता चलता है कि तली में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगते हैं। टंकी पूरी भर जाने पर रिसाव के कारण कितने समय में टंकी का आधा भाग खाली हो जाएगा, ठीक है। यानी पाइप ए जो है वो 21 घंटे में भरता है, पाइप बी जो है वो 24 घंटे में भरता है, ठीक है ना। तो 21 और 24 का यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे यानी 168, ठीक है। तो 21 का एफिशिएंसी हो जाता है 8 और 24 सत्ते 168, यानी बी का एफिशिएंसी हो जाता है कितना 7, यानी ए का एफिशिएंसी 8 हो गया और बी का एफिशिएंसी 7 हो गया, ठीक है। अगर सिर्फ ए और बी काम करें, यानी ए प्लस बी कितना समय लेगा उसको भरने में, सिर्फ अगर ए और बी काम करे तो ए प्लस बी बट्टे 15 डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, यानी 56/5 घंटे का समय लेगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें रिसाव है, ठीक है ना, तो उसको मान लेते हैं सी मान लेते हैं। यहाँ पे रिसाव है इसमें तो उसको मान लेते हैं सी, यानी ए प्लस बी माइनस सी का लिया गया समय कितना हो जाएगा, तो 56/5 घंटे तो लेता ही है और वो 48 मिनट अधिक समय लेता है अगर उसमें रिसाव आ जाता है तब, ठीक है। यानी 48 को कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग घंटे में, 12 से हो गया 40, 12×5 60, यानी 60/5, ठीक है ना, दोनों जोड़ने पे तो यहाँ पे 5×60 5×12 60 यानी 12 घंटे। यानी दोनों पाइप और एक जो रिसाव है अगर तीनों का अगर मिल जाता है, ठीक है ना, अगर तीनों काम करने लगते हैं तो उसका समय कितना लग जाता है, 12 घंटे लग जाते हैं। क्लियर है? यानी ए काम करता है 21 घंटे में, बी काम करता है 24 घंटे में। यदि ए प्लस बी और माइनस सी यानी तीनों को अगर मिल जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस का साइन इसलिए दिया हुआ है ताकि ये पता चले कि ये निकालने वाला, मतलब ये घटाता है, वो क्या करता है, वो खाली करता है, और ये दोनों भरता है, ठीक है ना। यदि तीनों काम करते हैं तो उसको 12 घंटे लगते हैं। क्लियर है? भरने में, ठीक है ना। तो देखिए इसका ए का एफिशिएंसी आ गया 8, बी का एफिशिएंसी आ गया 7 और ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आ गया यहाँ पे 14, ठीक है ना। तो सी की एफिशिएंसी यहाँ से निकाल देंगे, 8 7 15 में से 14 घटाएंगे यानी एक आ गया सी की एफिशिएंसी, ठीक है। फिर क्वेश्चन में बोलता है इस सी के द्वारा आधी टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो सी का एफिशिएंसी 1 हो गया और आधा टंकी का मतलब कितना हो गया, टोटल टंकी 168 है तो इसका आधा हो गया 168/2, ठीक है ना। और इसको खाली करने में कितना समय लगेगा, तब बट्टे 1। क्लियर है? बट्टे 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे इसको तो 84 हो जाएगा और सी की एफिशिएंसी 1, तो यहाँ पे नीचे 1 दिया हुआ है, यानी 84 घंटे का समय वो लेता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये लास्ट क्वेश्चन लग रहा है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, अगर फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। अगर आप लोग को नेक्स्ट मतलब किस एग्ज़ाम का एनालिसिस चाहिए, ठीक है, यानी किस एग्ज़ाम का जो
पेपर है उसका सॉल्यूशन चाहिए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। मैं उसका जो पेपर का जो सॉल्यूशन है मैथ्स का, ठीक है ना, वो मैं लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।